प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स आजकल काफ़ी परेशान हैं ना, स्टॉक मार्केट में कुछ हो नहीं रहा है। तो वैसे इन्वेस्टर्स के लिए, इनफैक्ट सारे इन्वेस्टर्स के लिए खुशखबरी है। बर्नस्टीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आया है ना, तो उसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि उनका इंडियन इक्विटी मार्केट को लेकर क्या बोलना है। ऑफ कोर्स स्टॉक्स के बारे में बोल रहे हैं, सेक्टर्स के बारे में बोल रहे हैं, सभी कुछ जानेंगे। उसके बाद कोई भी डिस्कशन बिना ट्रंप के टैरिफ के बिना तो होता नहीं है, तो इसमें जानेंगे कि फिर नया उन्होंने क्या कर दिया है ट्रंप ने टैरिफ फ्रंट पे। उसके बाद इंडियन इक्विटी मार्केट का लास्ट मंथ का परफॉर्मेंस देखेंगे ना, किस तरह का रिटर्न आया है। और पहले कुछ महीनों से हम लोग लगातार देख रहे थे ना कि इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट्स था वो लगातार कम हो रहा था। तो जून महीने में क्या हुआ, क्या फिर से कम हुआ या फिर कुछ बढ़ोतरी आया? इंटरेस्टिंग फिगर है, वो भी जानेंगे। और इन्वीडिया से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें जानना चाहिए। अगर आप यूएस मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं ना करते हैं, फिर भी जानना चाहिए, क्योंकि जीके ना जनरल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। तो देखिए, सबसे पहले मार्केट अपडेट देख लेते हैं कि भाई मार्केट में चल क्या रहा है। इंडियन मार्केट देखेंगे तो यहाँ तो कुछ है नहीं। तो देखिए, इंडियन मार्केट मोस्टली दो चीज़ों का वेट कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले जानना चाहता है इंडियन मार्केट कि भाई ट्रंप क्या करते हैं टैरिफ फ्रंट पे इंडिया के साथ, ठीक है। क्योंकि इंडिया तो जो भी अपने तरफ से हमें डील देना था, हमने डील दे दिया। अब फाइनल कॉल ट्रंप का होगा कि वो एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं, और उसके बाद किस तरह का टैरिफ वो इंडिया के लिए देते हैं। तो मिनिमम 10% तो सब पे लगा रहे हैं, वो तो रहेगा ही। तो देखना है कि मिनिमम 10% के लिए जाते हैं या फिर उससे ज़्यादा लगाते हैं। तो उसके लिए मार्केट ऑफ कोर्स वेट करेगा कि भाई क्या होता है। और दूसरा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, वो अर्निंग्स। आज टीसीएस का भी रिजल्ट आने वाला है शाम में, ठीक है। तो यहाँ देखना पड़ेगा कि क्या होता है, क्योंकि मोस्टली स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस उसी पर डिपेंड करता है। तो ये दो चीज़ें, इसीलिए मार्केट ना भी कुछ हो नहीं रहा, आराम से है। लेकिन यहाँ पे देखिए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। और सेक्टर और थीम में भी अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो कोई खास परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। मोस्टली लाइक डिफेंस तो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, आईटी बुरी तरह से गिरा हुआ है, फार्मा भी गिरा हुआ है। तो सेक्टर और थीम वाइज तो परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं, हम बिल्कुल बोल सकते हैं। वर्ल्ड मार्केट्स अगर आप देखेंगे, यूएस का मार्केट अच्छा कर रहा है, परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, ठीक है। उसके बाद दूसरे मार्केट्स देखेंगे तो देखिए, यूएस तो मैंने बताया था ना, बिग एंड ब्यूटीफुल बिल के कारण कुछ समय का पॉजिटिविटी रहेगा। और प्लस इंटरेस्ट रेट कट का भी वहाँ पे बात चल रहा है, तो थोड़ा पॉजिटिविटी आया है, बताता हूँ उसके बारे में थोड़ा मैं आपको। उसके बाद एशियन मार्केट्स देखें तो यहाँ भी परफॉर्मेंस मोस्टली ठीक है। मतलब जापान का मार्केट देखें तो थोड़ा डाउन है, लेकिन बाकी मार्केट्स का परफॉर्मेंस ठीक है। यूरोपियन मार्केट्स भी देखें तो यहाँ भी परफॉर्मेंस अच्छा है। तो परफॉर्मेंस ओवरऑल देखें तो ओवर ठीक ठाक है। मतलब इंडिया का तो अच्छा नहीं, लेकिन बाहर के मार्केट्स में रिलेटिवली परफॉर्मेंस अच्छा है। 10 ईयर जीसेक देखें ना, तो देखिए ये पहले से कमा है ना, पहले 4.41% के आसपास चला गया, थोड़ा कमा, क्योंकि फेड रिजर्व के तरफ से अब ये लग रहा है, हिंट आ रहा है कि भाई तुरंत तो रेट कट नहीं होगा, लेकिन इस साल में जरूर रेट कट आएगा। ये तो हम लोग हमेशा डिस्कस कर ही रहेंगे, भाई रेट कट तो होगा ही, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा और इसी साल रेट कट होगा, तो उससे थोड़ा पॉजिटिविटी आया, इसीलिए 10 ईयर उनका देखेंगे ना तो थोड़ा कमा है, ठीक है। नाउ आज के टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, बर्नस्टीन के बारे में मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा ना, ये ग्लोबल इक्विटी रिसर्च और ब्रोकरेज फर्म है, वेल नोन। तो इंडियन मार्केट्स के बारे में उनका बोलना है कि भाई इंडियन मार्केट्स में जो अर्निंग है उसका रिवीजन होने जा रहा है। अर्निंग ग्रोथ का मतलब क्या? प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनीज का प्रॉफिट। स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि जो स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट किया, कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। अगर उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, ज़्यादातर डेटा अच्छा है, तो ऑफकोर्स वहाँ पर उसका प्राइस ऊपर जाएगा और उसके कारण ओवरऑल मार्केट के प्राइस पे पॉजिटिव असर पड़ेगा, ठीक है। ऐसे होता है। तो वही उनका बोलना है कि देखिए, वैल्यूएशंस अगर देखेंगे तो वैल्यूएशंस अभी भी ज़्यादा है, ठीक है। लार्ज कैप में थोड़ा बहुत ज़्यादा है, मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं, वो तो लगातार ज़्यादा है। लेकिन उस वैल्यूएशंस को अगर रीजनेबल बनाना है तो आपको अपना अर्निंग ग्रोथ बढ़ाना पड़ेगा, कंपनीज़ का प्रॉफिट ग्रोथ। क्योंकि जो वैल्यूएशन देखते हैं ना, प्राइस टू अर्निंग, प्राइस ऊपर होता है, अर्निंग्स दैट इज़ प्रॉफिट ग्रोथ नीचे होता है। तो अगर आपने अपना अर्निंग ग्रोथ बढ़ा लिया नीचे वाला पोर्शन, तो उसके कारण आपका पी रेशियो रीजनेबल लगने लगेगा। तो यही हम लोग तो हमेशा ये डिस्कस करते हैं, वही चीज़ वो भी बोल रहे हैं कि भाई अर्निंग ग्रोथ, और वो बोल रहे हैं कि बढ़ेगा, ठीक है। और अर्निंग ग्रोथ तो बढ़ना भी है ना, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स कट हमने डिस्कस किया, उसके बाद आरबीआई का रेट कट लगातार हो रहा है, अच्छा खासा रेट कट ऑलरेडी कर चुके हैं, हो सकता है 1-2 रेट कट और भी आने वाले समय में हो, ठीक है। और लिक्विडिटी मार्केट में है, ये लिक्विडिटी इतना ज़्यादा हो गया कि आरबीआई को लिक्विडिटी निकालना पड़ रहा है मार्केट से, ठीक है। सीआरआर कट आने ही वाला है।
तो बहुत सारा पॉजिटिव है। तो इसीलिए उनका बोलना है कि भाई जो इस बार का अर्निंग्स है ना वो थोड़ा इम्प्रूव होकर आएगा और धीरे धीरे इम्प्रूव करेगा, जिसके कारण स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने जा रहा है, ठीक है। तो वो स्टॉक्स को लेकर, इंडियन स्टॉक्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। पहले वो बोल रहे थे ना कि लो वोलेटिलिटी वाले या फिर वैल्यू स्टॉक्स के लिए, क्योंकि मार्केट के हालात ख़राब थे, अर्निंग ग्रोथ आ नहीं रहा था, तो पहले उसके फेवर में थे कि भाई जहाँ वोलेटिलिटी कम हो या फिर वैल्यू स्टॉक्स हो उसके लिए जाओ। लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि जो मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं ना वहाँ भी परफॉर्मेंस दिखेगा, उनका बोलना है। ऑफ कोर्स बर्नस्टीन का ये बोलना है, ठीक। तो ओवरऑल बहुत पॉजिटिव है। उनका ये भी बोलना है कि देखिए मार्च से, अगर मार्च में तो गिरा था अच्छा खासा, उसके बाद से देखें ना तो 15% से भी ज़्यादा का रिटर्न आ चुका है निफ्टी 50 में, क्योंकि उस तो बुरी तरह से गिर गया था, आपको याद होगा, सभी कुछ गिरा था। तो उसके बाद फिर रिकवरी भी अच्छा खासा है, ठीक है। और वो जो रिकवरी आया है उसके कारण वैल्यूएशन फिर से ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो निफ्टी 50 का वैल्यूएशन देखेंगे फॉरवर्ड पी तो 21 टाइम्स से भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, जो कि 10 ईयर एवरेज से ज़्यादा है। तो देखिए लार्ज कैप ने तो बताया ना वैल्यूएशन ज़्यादा हुआ है, लेकिन स्लाइटली ओवर वैल्यूड है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया, लेकिन हाँ मिड कैप स्मॉल कैप तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। लेकिन हाँ अगर प्रॉफिट ग्रोथ कंपनीज़ का इम्प्रूव होता है तो उसके ऑफकोर्स ये जो वैल्यूएशन ज़्यादा है वो धीरे धीरे रीजनेबल होने लगेगा, ठीक। तो उन्होंने कुछ सेक्टर्स और थीम्स का नाम बताया है जहाँ कि उन्हें लगता है कि परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़कर आएगा। तो इंटरेस्टिंग वहाँ पे है टेक सेक्टर। टेक सेक्टर उनको लगता है कि देखिए जो भी डाउनवर्ड रिवीजन होना था ना अर्निंग वाइज तो वो हो चुका है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड रिवीजन हो चुका है। टेक में तो कुछ हुआ ही नहीं है पिछले कुछ सालों से ना, बुरे बुरे हालात, ठीक है। तो उनका बोलना है कि देखिए अब इससे ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा। कितना गिरेगा? बहुत ज़्यादा गिर चुका है, यहाँ से जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो टेक सेक्टर को लेकर वो पॉजिटिव हैं, ठीक है। उसके बाद मटेरियल्स, यूटिलिटीज़, एनर्जी और कम्युनिकेशन सर्विसेज को लेकर भी पॉजिटिव है। बोल रहे हैं कि ये जो नेक्स्ट साइकिल का ये जो अर्निंग अपग्रेड्स होगा ना, यहाँ पे अर्निंग अपग्रेड्स अच्छा होगा, मतलब इससे रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं उनका प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा अच्छा आएगा, जिसके कारण स्टॉक प्राइसेस में भी परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट करेगा। सो फाइनली एज पर बर्नस्टीन 3 क्वार्टर्स के बाद, क्योंकि पिछले साल सेकेंड हाफ से तो सब कुछ बर्बाद हो गया था ना ऑलमोस्ट, तो पिछले साल का 2 क्वार्टर बिल्कुल ख़त्म हो गया था, उसके बाद इस साल का फर्स्ट क्वार्टर में भी कोई खास कुछ हुआ नहीं। तो उसके बाद 3 क्वार्टर्स के बाद फाइनली लगता है कि जो अर्निंग्स ग्रोथ है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, और वहाँ पे अगर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा तो बिल्कुल स्टॉक मार्केट भी पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। तो ऑफकोर्स ये बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है। लेट्स सी आने वाले महीनों में क्या होता है, क्योंकि अर्निंग का तो साइकिल स्टार्ट हो ही चुका है ना। अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि ज़्यादातर कंपनीज़ का, मतलब अभी तो टाइम लगेगा, मोस्टली नेक्स्ट मंथ तक क्लियर होगा कि अर्निंग का जो पिक्चर है इंडिया में वो किस तरह का है लास्ट क्वार्टर का। तो देखते हैं क्या होता है, बट हाँ थोड़ा पॉजिटिविटी तो बिल्कुल आना चाहिए, ठीक। नाउ देख लेते हैं कि लास्ट मंथ में इंडियन इक्विटी मार्केट्स में हुआ क्या है, ठीक है, पहले के मुकाबले। तो देखिए इंडियन इक्विटी मार्केट्स को अगर आप देखेंगे ना तो 5 लगातार महीने से हमारे यहाँ जो इक्विटी इन्फ्लोज था वो घट रहा था लगातार नीचे। जैन में अगर आप इक्विटी इन्फ्लो देखें ना, नेट इक्विटी इन्फ्लो, तो 39,688 करोड़ था, बहुत बड़ा फिगर, ठीक है। लेकिन उसके बाद वो जो घटना शुरू हुआ तो मई में ये अमाउंट घटकर हो गया 19,013 करोड़, 39,000 करोड़ के आसपास से 19,000 करोड़, बहुत गिरा, ठीक है। मतलब इन्वेस्टर्स उतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन जून में ये अमाउंट बढ़ रहा है, ठीक है। जून में ये अमाउंट बढ़कर आया है 25,587 करोड़। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है कि भाई इन्वेस्टर्स फिर से, ऐसा लगता है कि इक्विटी मार्केट में पहले के मुकाबले, इन्वेस्ट तो हमेशा कर रहे थे, ऐसा नहीं कि पैसा पूरा निकाल रहे थे, लेकिन आप पहले के मुकाबले ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो थोड़ा वहाँ पे कॉन्फिडेंस आया है इन्वेस्टर्स को, जो कि पॉजिटिव है। और ऑफकोर्स यहाँ पे इक्विटी तो हमेशा ना SIP बुक का ही हम डिस्कशन करते हैं, क्योंकि मेजर जो है ना पैसा वहीं से आता है, और ये इसमें कोई खास चेंजेस भी नहीं होते। लाइक SIP बुक देखेंगे ना, ह्यूज 27,269 करोड़ का SIP और SIP AUM अगर आप देखेंगे जून में तो 15.31 लाख करोड़ का है, ठीक है। तो SIP कटसी SIP मार्केट का परफॉर्मेंस ठीक ठाक चलता है हमारा। और म्यूचुअल फंड का AUM भी देखें तो बहुत बड़ा हो चुका है ना। लाइक मई में ये 72.20 लाख करोड़ था, जो कि अब बढ़कर जून में हो गया है ये 74.41 लाख करोड़। और जून में निफ्टी का अगर रिटर्न्स देखेंगे तो अब 2.7% के आसपास का रिटर्न आया था, और सेंसेक्स का अबाउट 3.1% का रिटर्न आया था। तो ये पॉजिटिविटी दिख रहा है। लेकिन हाँ वही इक्विटी मार्केट है ना, थोड़ा पेशेंस से तो काम लेना ही पड़ता है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म का गेम है ये। अगर पेशेंस रहेगा, मार्केट में टिके रहेंगे तो रिटर्न आएगा, भाग जाएंगे तब तो खैर कुछ नहीं हो सकता है, वैसे देखना है।
उसके बाद एनवीडिया से रिलेटेड एक अपडेट है। देखिए एनवीडिया वर्ल्ड की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने मार्केट कैप 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा हो गया, जिसका 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। बहुत बहुत थोड़े से वर्ल्ड में ऐसे स्टॉक मार्केट्स हैं जिसका मार्केट कैप इतना ज़्यादा है, यहाँ पे एक कंपनी का इतना ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट कंपनी जिसने 1 ट्रिलियन अचीव किया था, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैंने सोचा आपको बता दूं, वो था पेट्रो चाइना। वो पहली कंपनी थी जिसने 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का मार्केट कैप क्रॉस किया था। उसके बाद सेकंड ट्रिलियन और थर्ड ट्रिलियन एप्पल ने क्रॉस किया था। पहली ऐसी कंपनी थी वर्ल्ड की जिसने कि 2 ट्रिलियन और 3 ट्रिलियन का फिगर क्रॉस किया था, और 4 ट्रिलियन का फिगर क्रॉस किया है एनवीडिया ने, वर्ल्ड की पहली ऐसी कंपनी है। और एनवीडिया के साथ क्या हुआ आप लोगों को पता है ना, कितना ज़्यादा रिटर्न आया है। मतलब इनका जो 1 ट्रिलियन था वो जून 2023 में ये क्रॉस किया था। 23, 24, 25 2 साल हुआ है। 1 ट्रिलियन उस समय था, अब ये 4 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका। कितना ज़्यादा रिटर्न आया यहाँ पे, हाँ। और सेकंड नंबर ऑफ कोर्स माइक्रोसॉफ्ट है, मार्केट कैप में अबाउट 3.75 ट्रिलियन है। और थर्ड एप्पल है, वो भी 3 ट्रिलियन से ज़्यादा का है, ठीक है। अब जान लेते हैं ट्रंप के टैरिफ्स के बारे में। फिर नया उन्होंने क्या किया, तो देखिए 50% उनका फेवरेट नंबर हो गया इट सीम्स। कॉपर पे 50% का टैरिफ लगा दिया उन्होंने कि भाई यूएस में अगर तुम कॉपर ला रहे हो, ठीक है, तो 50% का टैरिफ देना पड़ेगा। और इंटरेस्टिंग ये है कि यूएस 50% कॉपर जो रिक्वायरमेंट है वो इम्पोर्ट करता है, ठीक है। लेकिन हाँ, उनका बोलना है कि भाई नेशनल सिक्योरिटी का चीज़ है ये, हम ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं ना दूसरों के ऊपर कॉपर को लेके, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा टैरिफ लगा रहा हूँ, ठीक है। और कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आयरन और एल्युमिनियम के बाद ये थर्ड मोस्ट कंज्यूम्ड मेटल है वर्ल्ड का, ठीक है। और उसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, सेमीकंडक्टर्स, एयरक्राफ्ट, शिप्स, डेटा सेंटर, लिथियम आयन बैटरीज, बहुत ज़्यादा, मतलब हाइपरसोनिक वेपन्स, ह्यूज। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण वो 50% इसलिए 50% लगा रहे हैं ताकि यूएस में ही उसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाए, ताकि दूसरे कंट्रीज़ में वो डिपेंडेंट ना हो। देखिए लॉजिकली देखा जाए तो मतलब गलत नहीं है, ठीक है ना, उस तरह से देखें। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा यूएस में ना। लाइक बोला जा रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में अगस्त का अगर महीना देखें तो इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइस होगा कॉपर का अबाउट 10,000 यूएस डॉलर्स, ठीक है, पर मेट्रिक टन। लेकिन यूएस में ये प्राइस होगा अबाउट 15,000 पर मेट्रिक टन कॉपर का। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस होगा बिकॉज ऑफ दिस 50% टैरिफ। और 50% तो उन्होंने स्टील और एल्युमिनियम पे भी पहले लगाया हुआ है ना, ठीक है। तो यहाँ भी 50% लगा दिया। तो बोला जा रहा है कि भाई 2027-28 तक शायद वहाँ पे कॉपर का अच्छा खासा प्रोडक्शन स्टार्ट हो। तुरंत तो नहीं होगा ना, टाइम लगता है, कुछ सालों का टाइम लगेगा। और वो भी तब होगा जब वहाँ पे जो भी प्रोडक्शन के लिए जा रहे हैं उनको ये कॉन्फिडेंस मिलेगा कि भाई जो टैरिफ है ये लगा रहेगा क्योंकि यूएस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, आपको पता है ना। तो ऑयल के साथ भी वही है, यूएस में ऑयल प्रोडक्शन तभी ज़्यादा होगा जब ऑयल का जो प्राइस है थोड़ा ज़्यादा होगा। अगर ऑयल का प्राइस बहुत कम हो जाएगा तो यूएस में प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है। कॉपर के साथ भी वही है कि अगर ये टैरिफ लगा रहा, प्राइस बहुत ज़्यादा रहा, तब जाकर जो कंपनीज़ हैं वो प्रोडक्शन वहाँ पे स्टार्ट करेंगे, उनको भी प्रॉफिट चाहिए ना, इसीलिए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसके साथ साथ ब्राज़ील पे भी 50% का टैरिफ लगा दिया है, ह्यूज टैरिफ। ऑफ कोर्स ब्राज़ील ने भी बोला कि हम भी 50% का टैरिफ लगाएंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।